नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने रिसेंटली टाइम्स नाउ को जो एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के क्या मायने हैं, आज हम उस इंटरव्यू का विश्लेषण करेंगे। देखिए, बीते समय में मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगे हैं कि मोदी जी डिक्टेटर है, फासिस्ट है, ये है वो है। तो इस सवाल के ऊपर मोदी जी ने बहुत ही काम और कूल तरीके से बहुत ही फैंटेस्टिक जवाब ये दिया कि अगर सच में नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर होते तो ये जो उनके खिलाफ इतना एजेंडा चलाया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये कब का बंद हो चुका होता। क्योंकि रिसेंटली घटनाएं कुछ ऐसी घटी हैं जो शायद आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिसेंटली बंगाल में ममता दीदी का एक डांस करता हुआ वीडियो जो है वायरल हुआ, और उस वीडियो के वायरल होते ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और पुलिस ने जो वीडियो बनाया था उसके वेयर अबाउट्स का पता लगा करके उस व्यक्ति को जेल में डालने की पूरी प्लानिंग कर ली है। तो एक वीडियो मोदी जी का भी वायरल हुआ जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को टैग करके मोदी जी ने लिखा कि ये वीडियो उन्होंने एंजॉय किया। अब आप देखिए, एक तरफ जो सो कॉल्ड संविधान के रक्षक हैं, अपने आप को सो कॉल्ड संविधान का रक्षक बताते हैं, वो तो ये कहते हैं कि मोदी जी संविधान को बदल देंगे, ये है वो है। लेकिन जरा सा किसी ने उनकी अगेंस्ट में बोला तो भाई साहब उसकी गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां कर ली। और एक तरफ मोदी जी हैं जिनके खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन वो काम और कूल है। यही है सबसे बड़ा सबूत लोकतंत्र का, यही है सबसे बड़ा सबूत प्रजातंत्र का। यही वजह है कि बाहर से आए हुए चमन चोमू, ध्रुव राठी जैसे चमन चोमू जो मोदी जी की तुलना औरंगजेब से करते हैं, वो ये कहते हैं कि औरंगजेब और मोदी में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो भाई अपने दिमाग का इलाज करवा ले ध्रुव राठी, क्योंकि अगर सच में मोदी जी औरंगजेब की तरह होते तो जो दिल्ली में इंडिया गेट के आगे खड़ा होकर के जो तू फोटो सेशन करवा रहा था ना, अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो या कहाँ से जाता और कहाँ निकलता तेरे को आइडिया नहीं होता। तो मोदी जी को डिक्टेटर कहने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी से बड़ा डेमोक्रेट, मोदी जी से ज़्यादा प्रजातांत्रिक व्यक्ति इस समय भारत की राजनीति में कोई नहीं है, और इसीलिए वो खुले हमले कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर। तो डिक्टेटरशिप के जवाब में मोदी जी ने बहुत अच्छी बात और कही कि जब से भारत में अंग्रेज़ों के जाने के बाद में कांग्रेस का शासन रहा है और 2014 के बाद से मोदी जी का जो शासन रहा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो किसने क्या बैन किया उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कौन डिक्टेटर है। देखिए, वो नेहरू जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान में संशोधन किया और पत्रकारों की जो पत्रकारिता की आज़ादी थी उस पर बैन लगाया। ये नेहरू जी का ही समय था जब ऐसी किताबें जो लोगों को सच्चाई बताती थी, किताबों पर बैन लगा दिया गया। ये कांग्रेस के शासनकाल का ही समय था जब मजनू सुल्तानपुरी जैसे को जेल में डाला गया। ये कांग्रेस का ही शासनकाल था जब किशोर कुमार जैसे गायकों के गानों को बैन कर दिया गया था। ये कांग्रेस का ही शासनकाल रहा था जब सरकार के खिलाफ खाली बोलने वालों तक को जो है इमरजेंसी लगा करके जेलों में ठूंस दिया गया था। तो अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो आप मोदी जी के शासनकाल की तुलना करिए कांग्रेस के शासनकाल से, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ दिख जाएगा कि असल में डिक्टेटर कौन है और कौन प्रजातांत्रिक मानसिकता वाला व्यक्ति है। तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सच्ची न्यूज़ को देखने की बजाय यहाँ वहाँ सोशल मीडिया से आ रही गंदगी, जो खास तौर से एक खास मशीनरी जो कि मोदी विरोधी हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे नैरेटिव, उनके द्वारा चलाई जा रही खबरों पर ही जीता है। तो उन्हीं को सच्चाई मान करके बस अपनी एक धारणा बना लेता है, सच जानने की कोशिश कभी वो करता ही नहीं है।
मोदी जी पर दूसरा आरोप ये लगता है कि संविधान बदल देंगे। तो मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि संविधान नहीं बदला जा सकता, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, पूरी संविधान सभा ने मिल करके जो इसमें रूल्स, लॉज, रेगुलेशन बनाए थे वो सर्वसम्मति से थे। तो संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोचना भी पाप है। हाँ, वक्त और समय की मांग के अनुसार जो इसमें संशोधन है वो तो होते रहेंगे और चलते ही रहेंगे। और मोदी जी से पहले संविधान में बहुत सारे संशोधन तो कांग्रेस सरकार करके बैठी है, तो उसकी बात ये नहीं करते हैं। तीसरा इन पर आरोप लगता है कि इनके टर्म में साहब बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली है। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप जो है भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों को उठा करके देखो जो उन्होंने रिसेंटली जारी किए हैं, तो आप शायद हैरान हो जाओगे। इस समय भारत में बेरोजगारी की दर सबसे निचले स्तर पर है और भारत में इस समय स्टार्टअप जो है इनकी तादाद 1 लाख के ऊपर है। यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में 60-70 साल के शासनकाल में स्टार्टअप कितने थे? 200-300। लेकिन मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में ही 1 लाख प्लस स्टार्टअप खुल चुके हैं और उन स्टार्टअप्स ने काफी लोगों को रोजगार भी दिया है। तो रोजगार का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब नहीं होती मेरे भाई। आप जो है अपने आप को स्किल्ड बनाओ, आप अपने आप को प्रतिभाशाली बनाओ। केवल गवर्नमेंट जॉब के पीछे 5-10 साल बर्बाद करने का कोई लॉजिक नहीं है। पोस्ट एक होती है और अभ्यर्थी आ जाते हैं लाखों में, तो मिलेगी एक को, बाकी सब तो बेरोजगार ही रहेंगे। और बेरोजगारी बढ़ने का मूल कारण क्या है? बेरोजगारी बढ़ने का मूल कारण यह है भारत की बढ़ती हुई आबादी। और आबादी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा कारण कौन है? ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी कहिए या मजाक कहिए कि 2 बच्चे वाले टैक्स देते हैं और 15 से 20 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं। 2 बच्चे वाले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो है अच्छी जॉब पर सेटल करते हैं, लेकिन 15-20 बच्चे वाले सरकार की तरफ ही हाथ फैला करके बैठे रहते हैं, नौकरी दो, रोटी दो, ये दो, वो दो। तो बेरोजगारी फैला कौन रहा है भाई? जो पढ़ लिख करके काबिल बन गया वो तो खुद का धंधा सेटअप करके बैठा हुआ है, नौकरी ही लगे, कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो आप अपना वैल्यूएशन करिए, आपके अंदर जो काबिलियत, उस काबिलियत की बेस पर जो है आप अपने आप को एक स्किल में माहिर करिए। और मुद्रा लोन से लोन लेकर के, मुद्रा लोन बिना किसी जोखिम के दिया जाता है, कोई कोलेटरल नहीं है, आपसे किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखवाया जाता। आप अपनी स्किल की बेस पर वो लोन ले सकते हैं और अपनी सहूलियत से चुका सकते हैं। तो भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें तो इस समय बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पर है। तो फिर भी एक रायता अगर फैलाना है लोगों को तो फैलाते रहिए। बात आती है फिर हिंदू मुसलमान की। देखिए, हिंदू मुसलमान मोदी जी नहीं कर रहे हैं फर्स्ट डे से। उन्होंने एक बात उठाई कि जब वो अरब कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, बड़े बड़े शेख हैं, अरबपति, खरबपति, नीलपति, पद्मपति, वो एक बात कहते हैं भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की योग की बात करते हैं, भारत के कल्चर की बात करते हैं। वहाँ के बड़े बड़े शेखों की बेटियां तो भारत में योगा सीखने आती हैं, लेकिन भारत की इस योग की बात अगर मोदी जी भारत में ही कर दें तो योगा तो भाई साहब हिंदुओं का हो गया, मुसलमानों का तो है ही नहीं। तो हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? क्या अरब के मुसलमान नहीं है? क्या मुसलमान होने का असली ठेका भारत के मुसलमानों ने ही ले रखा है क्या? तो मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही इस आरोप के ऊपर कि अब समय आ गया है जब भारत के मुसलमानों को डिसाइड करना पड़ेगा कि पढ़ा लिखा मुसलमान जो है तरक्की की राह को चुनता है या पढ़ा लिखा मुसलमान इन दोगली सोच वाली मुल्लाओं की पॉलिसी को फॉलो करता है। चयन आपका है, जो भी चयन होगा उसी की बेस पर आपका भविष्य निर्धारित होगा। तो ओवरऑल उन्होंने इसके साथ मीडिया को भी जो है आड़े हाथों लिया। एक्चुअली जो फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है मीडिया के अंदर, उसमें जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता प्रभावित हुई है। जो सकारात्मक न्यूज दिखाते थे पत्रकार, इस फेक नैरेटिव के चक्कर में उल्टे सीधे सवाल पूछने को मजबूर हैं, जो कहीं ना कहीं जो है
एक ऐसी मशीनरी को खुश करते हैं जो ये साबित करना चाहती है कि साहब देखो हमने जो न्यूज़ चलाई थी या हमने जो नैरेटिव चलाया था वो बिल्कुल सही था। तो मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में पत्रकारों को और पत्रकारिता करने वालों को हिदायत दी है, आप वैल्यूएशन करिए हर चीज का। अगर डिक्टेटरशिप की बात उठती है तो जब से कांग्रेस का शासन रहा है, जब से भाजपा का शासन रहा है, दोनों को एक कैनवास पर रखिए, दोनों को टैली करिए, चेकलिस्ट बनाइए, किसके काल में क्या हुआ। बेरोजगारी की दर को एक कैनवास पर रखिए, चेकलिस्ट बनाइए, किसके दौर में क्या हुआ। हिंदू मुसलमान की जो बात करते हैं कैनवास पर एक जगह रखिए, और हिंदू मुसलमान दंगों को जो है चेकलिस्ट बनाइए, किसके समय ज्यादा हुआ। तो दूध का दूध पानी का पानी वैसे ही हो जाता है। तो फिर भी अगर फेक नैरेटिव पर ही भाई साहब अगर आपको जिंदा रहना है तो इसका तो एक ही जवाब मोदी जी ने दिया है, जो दिया है वो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो ये जो विपक्ष वाले हैं, ये जो विरोधी हैं मोदी जी के, वो अपना आखिरी जोर लगा रहे हैं क्योंकि दिया बुझने को है। 4 जून के बाद सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। इसके बाद कोई कहीं नजर नहीं आएगा। These were the last words of the मोदी जी। तो इन शॉर्ट आपको मोदी जी को जो कहना है कहते रहिए। उनके पास तो थर्ड टर्म में आने के बाद में 100 दिन का प्लान तक रेडी है, वो क्या करने वाले हैं तो बस आप देखते रहिए। तो मोदी ने एक बात और कही है कि इस समय 2024 में भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है विदेशी ताकतों के द्वारा, और उन्होंने स्पष्ट कहा है इन सब चीज़ों पर भारत की नज़र है। तो समय आने पर सबका जवाब दिया जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर 4 जून। 4 जून के बाद में सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे थे और उनका क्या होना है। तो दोस्तों बस इंतज़ार है इलेक्शंस के रिजल्ट आने का, और 4 जून के बाद जो सिनेरियो होगा वो वही होगा जिसकी बात मोदी जी करते आ रहे हैं, और वो है केवल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस और प्रोग्रेस। अगर आपको प्रोग्रेस का पार्ट बनना है तो ये जो सो कॉल्ड रास्ते हैं रायते फैलाने वाले आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपकी स्थिति क्या होगी ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही लूँगा, मैं आपसे फिर मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।